दोस्तों, जापानी भाषा में चोवा का अर्थ है संतुलन, सामंजस्य और जीवन के हर हिस्से को एक दूसरे के साथ तालमेल में रखना। लेकिन ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच है जो आपको सिखाती है कि जीवन को लड़कर नहीं, बल्कि समझकर और स्वीकार करके कैसे जिया जाए। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि खुशी पाने के लिए हमें कुछ बड़ा हासिल करना होगा, एक अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसा, बड़ा घर या लोगों की तारीफ। हम लगातार किसी अगली मंजिल के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है, हमारा मन तुरंत अगले लक्ष्य की तरफ दौड़ने लगता है। नतीजा ये होता है कि हम कभी भी उस शांति और संतुष्टि को महसूस नहीं कर पाते जिसकी तलाश में हम निकले थे। अकेमी टनाका कहती हैं कि समस्या हमारी परिस्थितियों में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर मौजूद असंतुलन में है। जब हमारा मन एक दिशा में भाग रहा होता है, शरीर दूसरी दिशा में थका हुआ होता है और भावनाएं किसी तीसरी दिशा में उलझी होती हैं, तब जीवन बिखरा हुआ महसूस होने लगता है। जरा सोचिए, अगर आपके कमरे में हर चीज अपनी जगह पर हो तो वहां प्रवेश करते ही आपको सुकून महसूस होता है। लेकिन जब वही कमरा बिखरा हुआ होता है तो बिना किसी वजह के भी बेचैनी महसूस होने लगती है। ठीक यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। जब हमारे विचार, भावनाएं और दैनिक आदतें बिखर जाती हैं तो जीवन में तनाव बढ़ने लगता है। चोवा हमें सिखाता है कि संतुलन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार हासिल करके हमेशा के लिए रखा जा सके। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति हर पल अपने शरीर का संतुलन बनाए रखता है, वैसे ही जीवन में भी हमें लगातार छोटे छोटे समायोजन करने पड़ते हैं। यही वजह है कि जापानी संस्कृति में पूर्णता से ज्यादा महत्व संतुलन को दिया जाता है। वहां लोग हर समय सबसे बेहतर बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने जीवन के अलग अलग हिस्सों के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि अगर काम बहुत ज्यादा हो जाए तो रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। अगर सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगे रहें तो अपनी खुशी खो सकते हैं, और अगर केवल अपने बारे में सोचें तो जीवन में गहराई और जुड़ाव खत्म हो सकता है। इस किताब का सबसे सुंदर संदेश ये है कि जीवन का उद्देश्य हर समस्या को खत्म करना नहीं है, बल्कि उद्देश्य ये है कि हम समस्याओं के बीच भी अपना संतुलन बनाए रखना सीखें। क्योंकि सच तो यह है कि जीवन कभी पूरी तरह शांत नहीं होगा। चुनौतियां आएंगी, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी और कई बार चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होंगी। लेकिन अगर हमारे भीतर संतुलन मौजूद है तो हम हर परिस्थिति का सामना अधिक शांति, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। और यही है चोवा की असली शक्ति। ये आपको दुनिया बदलने का वादा नहीं करता, ये आपको खुद के भीतर ऐसा संतुलन विकसित करना सिखाता है जिससे पूरी दुनिया आपको अलग दिखाई देने लगती है। तो आइए अब इस किताब की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं उन शक्तिशाली सिद्धांतों को जिनकी मदद से आप अपने जीवन में अधिक शांति, बेहतर रिश्ते, मानसिक स्पष्टता और सच्ची संतुष्टि ला सकते हैं। अध्याय 1, चोवा की खोज, संतुलन की असली परिभाषा। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी बिल्कुल शांत रहता है, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है, मानो बाहर चाहे कितना भी तूफान क्यों न हो, उसके अंदर सब कुछ बिल्कुल शांत है। जापानी संस्कृति में इसी जादू को चोवा कहा जाता है। पुस्तक के पहले अध्याय में लेखिका अकेमी तनाका हमें चोवा के इसी खूबसूरत सफर पर ले जाती हैं। वे हमें बताती हैं कि चोवा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बाजार से खरीद सकें, बल्कि ये हमारे जीने का एक तरीका है। ये सिर्फ बाहर से शांत दिखने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कामों के बीच एक ऐसा तालमेल बिठाना है जिसे जिंदगी की गाड़ी बिल्कुल सही दिशा में चलने लगे। जापान के लोग मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति चोवा यानी इस गहरे संतुलन को पा लेता है तो वो अपने आसपास की हर चीज के साथ एक अनोखे रिश्ते में बंध जाता है। फिर चाहे वो घर के लोग हों, ऑफिस का माहौल हो या फिर हमारे आसपास की प्रकृति, सब कुछ एक खूबसूरत संगीत की तरह बजने लगता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे संगीत के अलग अलग सुर मिलकर एक मधुर धुन बनाते हैं। ठीक वैसे ही जब हमारे अंदर के विचार और बाहर के काम एक साथ मिल जाते हैं तो जीवन में चोवा का जन्म होता है। ये हमें सिखाता है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपने मन के राजा हैं। अकेमी तनाका इस बात को और गहराई से समझाने के लिए हमें अपने बचपन के दिनों में ले जाती हैं। वे याद करती हैं कि कैसे उनकी माँ और दादी ने उन्हें चोवा का पहला पाठ पढ़ाया था। बचपन की उन छोटी छोटी बातों में, जैसे कि घर को करीने से सजाना, चाय को पूरे होश और प्यार के साथ बनाना या फिर किसी मेहमान का दिल से स्वागत करना, इन सब में चोवा छुपा हुआ था।
उनकी दादी हमेशा कहती थीं कि असली समझदारी इसमें नहीं है कि तुम दुनिया को बदलो, बल्कि इसमें है कि तुम खुद को इस तरह ढालो कि हर परिस्थिति में तुम्हारा संतुलन बना रहे। यही जापानी परंपराओं की वो सीख है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही सच है। ये अध्याय हम सभी को एक बहुत ही प्यारा निमंत्रण देता है। ये हमसे कहता है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़ी देर के लिए ठहरें और अपने भीतर झांक कर देखें। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, एक बड़ी गाड़ी होगी या बड़ी नौकरी होगी, तब हम खुश होंगे। लेकिन तनाका हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा सुख बाहर की किसी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की स्थिरता में है। जब आप अंदर से शांत होते हैं तो हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेते हैं। तो आइए आज से ही अपने जीवन में चोवा की तलाश शुरू करें और अपने भीतर के उस सुकून को जगाएं जो हमेशा से हमारे पास था, बस हम उसे देखना भूल गए थे। अध्याय 2, घर, एक सुरक्षित आश्रय का निर्माण। कल्पना कीजिए कि आप दिन भर की भाग दौड़, दफ्तर की चिकचिक और ट्रैफिक के शोर शराबे से थक कर चूर हो चुके हैं। जैसे ही आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, आपको एक ऐसी सुखद खुशबू और शांति का एहसास होता है कि आपकी आधी थकान वहीं गायब हो जाती है। कितना अच्छा हो अगर हमारा घर सचमुच ऐसा ही हो। लेखक अकेमी तनाका इस अध्याय में हमें जापानी संस्कृति के इसी खूबसूरत पहलू से रूबरू कराती हैं। वे बताती हैं कि जापान में घर सिर्फ ईंट पत्थर से बनी कोई इमारत या सिर्फ सिर छुपाने की जगह नहीं है। ये एक पवित्र मंदिर की तरह है, जहां आपके अशांत मन को गहरी शांति मिलती है और आपके थके हुए शरीर को फिर से नई ऊर्जा मिलती है। जापान की वास्तुकला यानी वहां के घरों की बनावट को देखें तो समझ आता है कि वे प्रकृति और इंसान के बीच एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। जापानी घरों में अक्सर लकड़ी, कागज और प्राकृतिक रोशनी का बहुत ही सुंदर इस्तेमाल किया जाता है। अकेमी तनाका कहती हैं कि जब हम अपने घर को सजाते हैं तो हमारा मकसद दूसरों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति को जगाना होना चाहिए। एक ऐसा कोना जहां बैठकर आप खुलकर सांस ले सकें, जहां की हवा में एक ठहराव हो। जब आपका घर इस तरह तैयार होता है तो वो बाहरी दुनिया के हर तनाव और तूफान से आपकी रक्षा करने वाला एक सुरक्षित किला बन जाता है। इस सुकून को पाने का एक बहुत ही जापानी और जादुई तरीका है ओसोजी। इसका मतलब होता है साल के अंत में की जाने वाली एक बहुत बड़ी और सामूहिक सफाई। लेकिन जापानी लोग इसे सिर्फ धूल मिट्टी साफ करने का जरिया नहीं मानते। उनके लिए घर की सफाई दरअसल अपने दिमाग और आत्मा की सफाई है। जब आप अपने घर के किसी पुराने कबाड़ हो चुके सामान को बाहर फेंकते हैं तो असल में आप अपने दिमाग से उन पुरानी और कड़वी यादों को भी बाहर निकाल रहे होते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही होती हैं। तनाका हमें समझाती हैं कि सफाई करना कोई उबाऊ काम नहीं है, बल्कि ये अपने आप से जुड़ने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन जरिया है। इस अध्याय में एक और बेहद खूबसूरत जापानी विचार की बात की गई है, जिसे माँ कहा जाता है। माँ का सीधा सा मतलब है सार्थक शून्यता या खाली स्थान की अहमियत। हमारे घरों में अक्सर आदत होती है कि हम हर खाली जगह को किसी न किसी शो पीस, सोफे या डिब्बे से भर देना चाहते हैं। लेकिन जापानी सोच इसके बिल्कुल उलट है। वे मानते हैं कि घर में खाली दीवारें या खाली कोने भी उतने ही जरूरी हैं जितने कि वहां रखे सामान। ये खाली जगह आपके घर को सांस लेने की आज़ादी देती है। जब घर में जरूरत से ज्यादा चीजें नहीं होती तो आंखों को सुकून मिलता है और दिमाग में फालतू के विचार नहीं आते। ये सादगी ही आपके जीवन में असली ठहराव लाती है। आखिर में ये अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने आशियाने को चोवा यानी जीवन के बेहतरीन संतुलन का प्रतीक बना सकते हैं। एक ऐसा घर जो पूरी तरह साफ हो, जहां का माहौल एकदम शांत हो और जहां रखी हर एक चीज का कोई ना कोई खास मकसद हो। जब आप अपने घर को इस तरह संवारते हैं तो वो सिर्फ एक रहने की जगह नहीं रह जाता, बल्कि वो एक ऐसा जादुई ठिकाना बन जाता है जो आपको हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। तो चलिए आज से ही अपने घर को सिर्फ सजाना नहीं, बल्कि उसे अपनी आत्मा का एक सुरक्षित और खुशनुमा हिस्सा बनाना शुरू करते हैं। अध्याय 3, परिवार, रिश्तों में सामंजस्य। सोचिए एक ऐसा घर जहां दिन भर की भाग दौड़ और थकान के बाद जब आप कदम रखें तो सारा तनाव पल भर में गायब हो जाए। एक ऐसा कोना जहां आपकी कमियों को छुपाया नहीं बल्कि अपनाया जाता है। जापानी संस्कृति में परिवार को सिर्फ एक घर में रहने वाले लोगों का समूह नहीं, बल्कि पूरे समाज की सबसे मजबूत और पवित्र नींव माना जाता है। इस अध्याय में लेखिका अकेमी तनाका हमें एक बेहद खूबसूरत जापानी रहस्य से रूबरू कराती हैं, जिसे चोवा यानी रिश्तों का संतुलन और सामंजस्य कहा जाता है।
चोवा कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे परिवार का हर सदस्य प्यार से निभाता है। जब सब मिलकर इस संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करते हैं तो घर सचमुच एक जन्नत बन जाता है। इसी जुड़ाव को और गहरा करने के लिए अकेमी एक बेहद दिलचस्प जापानी शब्द अमाए के बारे में बताती हैं। आमतौर पर हम सोचते हैं कि दूसरों पर निर्भर होना या अपनी भावनाएं खुलकर दिखाना कमजोरी की निशानी है। हम अक्सर अपनी तकलीफें दिल में छुपा लेते हैं ताकि सामने वाले को परेशान न करें, लेकिन अमाए हमें सिखाता है कि अपने अपनों पर पूरा भरोसा करके उन पर हक से निर्भर होना कोई कमजोरी नहीं है। ये तो इस बात का सबूत है कि आप उस रिश्ते में खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। जब एक बच्चा रोते हुए अपनी माँ की गोदी में कूद जाता है या जब आप बिना झिझक अपने जीवन साथी के कंधे पर सिर रखकर रो देते हैं, तो वही अमाए है। ये आपसी विश्वास और गहरे प्यार की वो डोर है जो परिवार को हर तूफान में भी एक साथ बांध कर रखती है। लेकिन क्या हर परिवार में हमेशा सब कुछ इतना ही सीधा और आसान होता है? बिल्कुल नहीं। अकेमी तनाका ने अपनी खुद की जिंदगी की कहानी साझा करते हुए इस सच्चाई को हमारे सामने रखा है। वे दो अलग अलग दुनिया में पली बढ़ी। एक तरफ पूर्व के पारंपरिक संस्कार थे और दूसरी तरफ पश्चिम यानी पश्चिमी देशों की खुली और आधुनिक सोच। जब ये दो अलग अलग संस्कृतियां और विचार एक ही छत के नीचे आए तो उनके परिवार में भी अक्सर वैचारिक टकराव और तनाव पैदा होने लगे। कभी कभी बातें उलझ जाती थीं और दूरियां बढ़ने लगती थीं। ऐसे मुश्किल समय में अकेमी और उनके परिवार का सहारा बना चोवा का सिद्धांत। उन्होंने सीखा कि कैसे अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय थोड़ा झुककर एक दूसरे के नजरिए को समझा जाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि एक सुखी और संतुलित परिवार का निर्माण रातों रात नहीं होता। इसके लिए हमें हर दिन छोटे छोटे प्रयास करने पड़ते हैं। हमें अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां खुलकर बात की जा सके, जहां बिना किसी डर के दिल की बात कही जा सके और जहां हर सदस्य की भावना का सम्मान हो। जब हम एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने की कोशिश करते हैं तो बड़ी से बड़ी गलतफहमियां भी चुटकियों में सुलझ जाती हैं। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी हमारा परिवार है और चोवा के रास्ते पर चलकर हम अपने आशियाने को खुशियों और सुकून से भर सकते हैं। अध्याय 4, मित्रता और समाज, बाहरी दुनिया से जुड़ाव। सोचिए एक ऐसा रिश्ता जहां आपको कुछ बोलने से पहले सोचना न पड़े, जहां आपकी खामोशी को भी दूसरा इंसान समझ जाए और जहां ना कोई बड़ा हो ना छोटा। इसी खूबसूरत जुड़ाव को जापानी संस्कृति में चोवा यानी सद्भाव और संतुलन कहा जाता है। लेखिका अकेमी तनाका इस अध्याय में हमें बताती हैं कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की दोस्ती और सामाजिक रिश्तों में इस जापानी जादुई संतुलन को उतार सकते हैं। अक्सर हम बहुत सारे दोस्त बनाने के चक्कर में रिश्तों की गहराई को खो देते हैं, लेकिन जापानी सोच इसके ठीक उलट है। यहाँ रिश्तों की गिनती मायने नहीं रखती, बल्कि इस बात का महत्व है कि वो रिश्ता कितना सच्चा और गहरा है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए जापानी लोग अपने जीवन को दो खूबसूरत हिस्सों में बांटते हैं, उचिमाए और सोतो। उचिमाए का मतलब है हमारा आंतरिक आत्मनियंत्रण, यानी हमारी अपनी निजी दुनिया जहां हम खुद को संभालते हैं। वहीं सोतो का मतलब है बाहरी दुनिया, जहां हम समाज से मिलते जुलते हैं। जापानी लोग इन दोनों के बीच एक अदृश्य और मजबूत दीवार की तरह संतुलन बनाकर रखते हैं। वे अपने घर की परेशानियों को कभी भी बाहर के रिश्तों पर हावी नहीं होने देते और न ही बाहर के तनाव को अपने अपनों पर निकालते हैं। अगर हम पश्चिमी देशों और जापान में दोस्ती के तरीकों की तुलना करें तो बड़ा दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। जहां पश्चिमी देशों में खुलकर अपनी बात कहना और हर बात को तुरंत जता देना दोस्ती की निशानी माना जाता है, वहीं जापान में दोस्ती का मतलब है एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना। सच्ची दोस्ती में एक ऐसा चोवा होता है जहां ना तो कोई एक दोस्त हमेशा अपनी मर्जी चलाता है और ना ही दूसरा दोस्त हमेशा दबा हुआ महसूस करता है। दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने की पूरी आज़ादी देते हैं। जब आप इस चोवा को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आपके पास भले ही मुट्ठी भर दोस्त हों, लेकिन वो ऐसे होते हैं जो हर सुख दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। अध्याय 5, कार्यस्थल, व्यावसायिक जीवन में संतुलन। हम अक्सर सुनते हैं कि जापान के लोग काम के मामले में बहुत सख्त और समर्पित होते हैं। वहां लोग घंटों घंटों दफ्तर में बिता देते हैं, लेकिन अकेमी तनाका यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ती हैं। वे साफ कहती हैं कि जरूरत से ज्यादा काम करना, खुद को थका देना और अपनी सेहत को दांव पर लगाना कभी भी चोवा नहीं हो सकता। असली चोवा तो तब है जब आप अपने काम में पूरी जान भी लगाएं और शाम को सुकून से अपने परिवार के साथ चाय की चुस्की भी ले सकें। दफ्तर की सफलता तब तक अधूरी है जब तक आपके मन में शांति ना हो। इस संतुलन को पाने के लिए तनाका दो बेहद मशहूर जापानी विचारों का जिक्र करती हैं, काइजेन और इकिगाई। काइजेन का मतलब है हर दिन खुद में छोटा छोटा सुधार करना।
दफ्तर में इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दें, बल्कि ये है कि आप रोज अपने काम को थोड़ा बेहतर और आसान बनाने की कोशिश करें। वहीं इकिगाई का मतलब है अपने जीवन और काम का असली उद्देश्य ढूंढना। जब आप एक ऐसा काम करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है और जिससे दुनिया का भी भला होता है, तो काम कभी बोझ नहीं लगता। एक बेहतरीन कार्यस्थल वही है जहां आपकी टीम के साथ साथ आपका व्यक्तिगत विकास भी हो। अकेमी तनाका ने खुद एक सांस्कृतिक मध्यस्थ यानी दो अलग अलग संस्कृतियों के बीच तालमेल बिठाने वाली के रूप में लंबा वक्त गुजारा है। वे अपने अनुभवों से बताती हैं कि कैसे उन्होंने अलग अलग सोच वाले लोगों के बीच चोवा यानी संतुलन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। जब दफ्तर में लोग एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक टीम की तरह काम करते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी खेल बन जाता है। ये अध्याय हम सभी को सिखाता है कि करियर की सीढ़ी चढ़ते हुए अपनी आंतरिक शांति को कैसे बचाकर रखना है, ताकि हम सिर्फ एक सफल कर्मचारी ही न बने, बल्कि एक खुशहाल इंसान भी बन सकें। अध्याय 6, शरीर और मन, स्वास्थ्य में सामंजस्य। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हमारा मन उदास होता है तो शरीर में भी एक अजीब सी थकान महसूस होने लगती है? या जब हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं तो चाहकर भी किसी काम में मन नहीं लगता? असल में हमारा शरीर और हमारा मन दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस अध्याय में अकेमी तनाका हमें जापानी जीवन दर्शन के एक बेहद खूबसूरत हिस्से से मिलवाती हैं, जिसे चोवा कहा जाता है। चोवा का सीधा सा मतलब है सामंजस्य, यानी एक ऐसा तालमेल जो हमारे तन और मन को एक सूत्र में बांध देता है। जापानी संस्कृति में सेहत को केवल बीमारियों की गैर मौजूदगी नहीं माना जाता, बल्कि ये खानपान, रोजमर्रा की हरकतें और मन की गहरी शांति का एक बेहद खूबसूरत मेल है। चलिए सबसे पहले रसोई की तरफ चलते हैं और जापानियों की लंबी उम्र का एक जादुई राज जानते हैं, जिसे हारा हाची बू कहा जाता है। इसका बहुत ही सरल और प्यारा सा नियम है, अपनी भूख का केवल 80% ही खाना। अक्सर हम स्वाद के चक्कर में तब तक खाते रहते हैं जब तक कि पेट पूरी तरह भर न जाए, और फिर भारीपन की वजह से सुस्ती छाने लगती है। लेकिन हारा हाची बू हमें सिखाता है कि जब आपको लगे कि थोड़ा सा पेट खाली है, तभी हाथ रोक लीजिए। ऐसा करने से हमारे शरीर को भोजन पचाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और हम दिन भर ऊर्जा से भरे रहते हैं। ये सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं है, बल्कि अपने शरीर की बात सुनने और उसका सम्मान करने की एक खूबसूरत कला है। अब थोड़े कदम आगे बढ़ाते हैं और कंक्रीट के जंगलों से निकलकर असली जंगलों की तरफ चलते हैं। अकेमी तनाका हमें शिनरिन योकू की सैर पर ले जाती हैं, जिसका मतलब होता है वन स्नान या प्रकृति की गोद में डूब जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जंगलों में जाकर दौड़ना है या कोई कठिन कसरत करनी है। इसका सीधा सा मतलब है कि मोबाइल फोन को किनारे रखकर पेड़ों के बीच शांति से बैठना, पत्तियों की सरसराहट को सुनना और मिट्टी की खुशबू को खुद में समो लेना। जब हम प्रकृति के साथ इस तरह जुड़ते हैं तो हमारा तनाव पल भर में गायब हो जाता है। ये जापानी प्रथा हमारे अशांत मन को शांत करने की एक अचूक दवा है। जापान का ये नजरिया हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे सिर्फ तेल पानी देकर चलाया जाए। ध्यान, योग और कुदरत से जुड़ाव, ये सब चोवा के ही अलग अलग रंग हैं। जब हम हर दिन कुछ पल अपने साथ बिताते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो हम केवल अपने दिमाग को शांत नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने पूरे शरीर को एक नई जिंदगी दे रहे होते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम अपने शरीर की छोटी से छोटी आवाज को भी अनसुना ना करें। जब वो थका हो तो उसे आराम दें, जब वो बेचैन हो तो उसे खुली हवा में ले जाएं। आखिर में ये पूरा अध्याय हमें एक बहुत ही प्यारी और गहरी सीख देता है कि जितनी फिक्र हम अपनी शारीरिक बनावट या बाहरी सेहत की करते हैं, उतनी ही फिक्र हमें अपने भीतर की शांति की भी करनी चाहिए। सेहत कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये हर दिन जिया जाने वाला एक सफर है। जब हमारा शरीर और हमारा मन आपस में हाथ मिला लेते हैं, तभी जीवन में चोवा यानी असली संतुलन का जन्म होता है। तो क्यों ना आज से ही हम अपने शरीर से प्यार करना शुरू करें, उसकी जरूरतों को समझें और तन मन के इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं। अध्याय 7, प्रकृति पर्यावरण के साथ सामंजस्य। जब आप सुबह उठकर खिड़की खोलते हैं और ठंडी हवा का एक झोंका आपके चेहरे को छूता है, या जब बारिश की पहली बूंद मिट्टी पर गिरती है और एक सोंधी सी महक हवा में घुल जाती है, तो आपको कैसा लगता है? यकीनन एक अजीब सा सुकून मिलता है। अकेमी तनाका हमें इस अध्याय में इसी सुकून की गहराई में ले जाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि प्रकृति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम सिर्फ किताबों में पढ़ें या अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करें। जापानी संस्कृति में चोवा यानी संतुलन का मतलब ही ये है कि हम प्रकृति को अपने परिवार के एक सदस्य की तरह देखें। वहाँ माना जाता है कि पेड़, पौधे, नदियाँ और पहाड़ ये सब बेजान नहीं है, बल्कि इनमें भी एक जान है, एक आत्मा है।
जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हमारा प्रकृति को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए तनाका हमें सातोयामा की सैर पर ले जाती है। सातोयामा कोई जादुई जगह नहीं बल्कि एक खूबसूरत सोच है। ये वो इलाका होता है जहाँ इंसानी बस्तियां और घने जंगल आपस में मिलते हैं। यहाँ इंसान प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर जीता है। मिसाल के तौर पर लोग जंगलों से सूखी लकड़ियां और फल तो लेते हैं, लेकिन साथ ही नए पेड़ भी लगाते हैं ताकि जंगल कभी उजाड़ ना हो। ये एक ऐसी दोस्ती है जहां दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमें प्रकृति से सिर्फ लेना नहीं है बल्कि उसे कुछ वापस भी देना है। सातोयामा हमें यही याद दिलाता है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं बल्कि उसके हिस्सेदार हैं। इसके बाद जापानी जीवन की एक और बेहद खूबसूरत बात हमारे सामने आती है, जिसे मोनो नो अवारे कहा जाता है। इसका सीधा मतलब है चीजों के हमेशा न रहने के एहसास को समझना और उसकी कद्र करना। सोचिए, अगर हर दिन एक जैसा मौसम रहे तो क्या हमें वसंत के आने की खुशी होगी? शायद नहीं। जापानी लोग जानते हैं कि हर मौसम का आना और जाना तय है, चाहे हो कड़कड़ाती ठंड के बाद आने वाली हल्की धूप हो या पतझड़ में पेड़ों से गिरते हुए सूखे पत्ते। वे हर बदलाव को दिल से स्वागत करते हैं। वे सिखाते हैं कि जो चीज हमेशा के लिए नहीं रहने वाली वो और भी ज्यादा कीमती हो जाती है। ये बात हमें अपने जीवन की मुश्किलों और खुशियों दोनों को एक नए नजरिए से देखना सिखाती है। इसी सोच का सबसे खूबसूरत नज़ारा हमें हनामी के त्योहार में देखने को मिलता है, जिसे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है। साल में एक बार जब साकुरा यानी चेरी ब्लॉसम के फूल खिलते हैं तो पूरा जापान गुलाबी और सफेद चादर से ढक जाता है। लेकिन ये फूल सिर्फ कुछ ही दिनों के मेहमान होते हैं और एक हल्की सी हवा के झोंके के साथ झड़ जाते हैं। इस छोटे से वक्त में पूरा देश अपने सारे काम छोड़कर पार्कों में इकट्ठा होता है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ पेड़ों के नीचे बैठते हैं, बातें करते हैं और उन फूलों की खूबसूरती को जी भरकर निहारते हैं। ये सिर्फ एक पिकनिक नहीं है बल्कि चोवा यानी आपसी तालमेल की एक अनूठी मिसाल है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि जो पल आज हमारे पास है उसे पूरे दिल से जीना चाहिए, क्योंकि कल शायद ये नज़ारा बदल जाए। तनाका का ये अध्याय हमारे दिलों में एक प्यारी सी दस्तक देता है। ये हमें मजबूर करता है कि हम थोड़ी देर के लिए ठहरें और अपने आसपास की दुनिया को देखें। प्रकृति के साथ इस गहरे रिश्ते को बनाने के लिए हमें किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। हम इसकी शुरुआत अपने घर की बालकनी में लगे एक छोटे से पौधे को पानी देकर, सुबह के समय पक्षियों की चहचहाहट को ध्यान से सुनकर या बस शाम को डूबते हुए सूरज को कुछ पल रुककर देखकर भी कर सकते हैं। जब हम प्रकृति के इस संगीत से जुड़ते हैं तो हमारे भीतर का तनाव अपने आप कम होने लगता है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि जब हम पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाकर जीते हैं तो हमारा जीवन खुद ब खुद शांत, सुंदर और संतुलित हो जाता है। अध्याय 8 परिवर्तन और अनिश्चितता, बदलाव को अपनाना। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यहाँ कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं और हमारे हालात भी बदल जाते हैं। लेकिन अक्सर हम बदलाव से डरते हैं क्योंकि अनिश्चितता हमें बेचैन कर देती है। जापानी दर्शन की खूबसूरत बात यह है कि वहां बदलाव को जीवन का कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका सबसे अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। जब आप बदलाव की इस लहर के खिलाफ तैरना बंद कर देते हैं और उसके साथ बहना सीख जाते हैं तो वहीं से चोवा यानी संतुलन की असली शुरुआत होती है। बदलाव को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके साथ तालमेल बिठाना पूरी तरह हमारे हाथ में है। इस संतुलन को गहराई से समझने के लिए वाबी साबी की जापानी अवधारणा हमारी बहुत मदद करती है। वाबी साबी हमें सिखाती है कि सुंदरता सिर्फ पूरी तरह से चमकती हुई और परफेक्ट चीजों में नहीं होती, बल्कि अधूरी, पुरानी और ढलती हुई चीजों में भी एक अनूठा सुकून होता है। जैसे पतझड़ में पेड़ों से गिरते हुए पत्ते भले ही सूख रहे हों, लेकिन वे देखने में कितने जादुई लगते हैं। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज क्षणभंगुर है, तो हम मुश्किल वक्त में टूटना बंद कर देते हैं। हर अंत असल में एक नई और खूबसूरत शुरुआत का छुपा हुआ अवसर होता है। अकेमी तनाका ने इस बात को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अपने जीवन के अनुभवों से सीखा है। जब उन्होंने अपना देश जापान छोड़ा और 7 समंदर पार ब्रिटेन में जाकर बसी, तो उनके सामने एक बिल्कुल नया समाज, नई भाषा और नई चुनौतियां थीं। सब कुछ बदल चुका था और अनिश्चितता कदम कदम पर थी। ऐसे मोड़ पर चोवा के सिद्धांतों ने उन्हें बिखरने से बचाया। उन्होंने बदलाव का विरोध करने के बजाय उसे गले लगाया और खुद को नए माहौल में ढाला। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि जब बाहर की दुनिया में उथल-पुथल मची हो, तब भी हम अपने भीतर एक शांत और केंद्रित केंद्र ढूंढ सकते हैं, जहां कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। अध्याय 9 भावनाएं, अपनी भावनाओं से सामंजस्य। हम सब हर दिन भावनाओं के एक रोलर कोस्टर पर सवार रहते हैं। कभी हम खुशी से झूम उठते हैं तो कभी बिना वजह उदासी हमें घेर लेती है।
कई बार हमें सिखाया जाता है कि गुस्सा मत करो, रोना कमजोरी की निशानी है या डरना बुरी बात है। लेकिन अकेमी तनाका कहती हैं कि चोवा का मार्ग भावनाओं को दबाने या उन्हें छुपाने का रास्ता नहीं है। जापानी संस्कृति में भावनाओं को बहते हुए पानी की तरह देखा जाता है। अगर आप पानी को रोकेंगे तो वो सड़ जाएगा, लेकिन अगर उसे बहने देंगे तो वो साफ रहेगा। अपनी भावनाओं को महसूस करना बेहद जरूरी है, चाहे वो दर्द हो या खुशी, लेकिन असली समझदारी उन्हें महसूस करके सही समय पर विदा कर देने में है। इस भावनात्मक गहराई को हासिल करने के लिए 2 जापानी शब्द हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। पहला है मुशिन, जिसका अर्थ है एक ऐसा शांत मन जो किसी भी मौसम या परिस्थिति में अपना काम करना नहीं छोड़ता। चाहे बाहर आंधी चल रही हो या धूप खिली हो, आपका मन अपने लक्ष्य पर टिका रहता है। दूसरा शब्द है गमान, जिसका सीधा सा मतलब है धैर्य और सहनशीलता। गमान हमें सिखाता है कि जब जीवन में कठिन समय आए तो घबराने के बजाय पूरी गरिमा के साथ उस पल को बर्दाश्त करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी भावनाओं से बड़े बन रहे हैं। जब हम दुख, क्रोध या भय जैसी भारी भावनाओं को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो वे हमें डराना बंद कर देती हैं। आप ये समझने लगते हैं कि गुस्सा सिर्फ एक भावना है, वो आप नहीं है। आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, बल्कि उनके मालिक हैं। तनाका हमें एक बहुत ही सुंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता की ओर ले जाती है, जहां हम अपनी हर भावना को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, फिर उसे शांति से अलविदा कह देते हैं। यही वो तरीका है जिससे हमारा मन एक शांत झील की तरह स्थिर और साफ बना रहता है। अध्याय 10, बुढ़ापा और मृत्यु, जीवन के अंतिम पड़ाव में चोवा। जब हम बुढ़ापे या मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे मन में एक उदासी, डर या खालीपन छा जाता है। हमें सच से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जापानी संस्कृति इस अंतिम पड़ाव को एक बिल्कुल अलग और खूबसूरत नजरिए से देखती है। लेखिका अकेमी तनाका अपनी किताब के इस बेहद खास अध्याय में हमें सिखाती हैं कि जीवन की शाम को भी उतनी ही खूबसूरती और गरिमा के साथ जिया जा सकता है जितनी खूबसूरती से हम अपनी सुबह जीते हैं। जापान में बुढ़ापे को जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए, शांत और समझदारी से भरे सफर की शुरुआत माना जाता है। वहां बुजुर्गों को बोझ नहीं, बल्कि समाज की सबसे अनमोल धरोहर और ज्ञान का बहता हुआ चश्मा माना जाता है। इस सफर को खूबसूरत बनाने में सबसे बड़ा हाथ होता है एकिगाई का, यानी आपके जीवन का वो मकसद जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की वजह देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद या उम्र ढलने के बाद जिंदगी का मकसद खत्म हो जाता है, लेकिन जापानी लोग ऐसा नहीं मानते। उनके लिए एकिगाई उम्र के साथ और ज्यादा गहरी हो जाती है। चाहे वो सुबह उठकर अपने बगीचे के पौधों को पानी देना हो, नाती पोतों को पुरानी कहानियां सुनाना हो, या बस हर नए दिन की धूप का आनंद लेना हो, ये छोटा सा मकसद भी उनके भीतर जीने की ललक और उत्साह को हमेशा जवान रखता है। उम्र सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाती है जब आपके पास जीने की एक अदद वजह होती है। अकेमी तनाका इस अध्याय में अपने खुद के परिवार, विशेषकर अपनी माँ और अपने नाना नानी के जीवन के बेहद निजी और भावुक पलों को हमारे सामने रखती हैं। वे बताती हैं कि कैसे उनके बुजुर्गों ने अपने जीवन के आखिरी दिनों को चोवा, यानी भीतर के संतुलन और सामंजस्य के साथ जिया। उन्होंने उम्र के बढ़ने से शरीर में आने वाले बदलावों या कमजोरियों से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उन्हें सहजता से स्वीकार किया। एक ऐसी स्वीकृति जिसमें कोई कड़वाहट नहीं थी, बल्कि बीते हुए कल के लिए एक गहरा आभार था। जब आप अपनी झुर्रियों और सफेद बालों को अपनी समझदारी का मेडल मान लेते हैं तो बुढ़ापा कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक खूबसूरत तोहफा बन जाता है। ये अध्याय हमारे भीतर बैठे मृत्यु के उस गहरे डर को बड़ी कोमलता से सहलाता है और दूर करता है। मृत्यु से डरना कैसा, जब वो जीवन का ही एक स्वाभाविक हिस्सा है। जापानी नजरिया हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी शिद्दत, ईमानदारी और प्यार के साथ जिएं, तो अंतिम विदाई के समय कोई मलाल नहीं रहता। जब हमारा दिल आभार से भरा होता है तो हम आने वाले कल का स्वागत भी मुस्कुरा कर सकते हैं। ये पूरा अध्याय हमें बस यही याद दिलाता है कि जिंदगी की असली खूबसूरती इस बात में नहीं है कि हम कितने साल जिएं, बल्कि इस बात में है कि हम उन सालों में कितनी गहराई और शांति से जिएं। अध्याय 11, चोवा को दैनिक जीवन में अपनाना। सोचिए कैसा हो अगर आपका हर दिन किसी खूबसूरत धुन की तरह बीते, जहां सुबह की जल्दबाजी में तनाव ना हो और रात को बिस्तर पर जाते ही एक सुकून भरी नींद आपकी आंखों में उतर आए।
पुस्तक के इस अंतिम और सबसे खूबसूरत अध्याय में अकेमी तनाका हमें एक बहुत ही प्यारी और व्यावहारिक गाइड देती हैं। वो हमें समझाती हैं कि चोवा यानी जीवन का संतुलन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाने के लिए हमें पहाड़ों पर जाना पड़े या अपनी दुनिया छोड़नी पड़े। इसे तो हम अपने रोजमर्रा के साधारण से जीवन में सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक हर एक पल में शामिल कर सकते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारे पूरे जीवन को शांति और खुशी से भर सकते हैं। जरा याद कीजिए, आखिरी बार आपने सुबह की चाय या कॉफी का स्वाद सचमुच कब महसूस किया था? अक्सर हम एक हाथ में चाय का कप थामे दूसरे हाथ से फोन पर ईमेल चेक कर रहे होते हैं या अखबार में दुनिया भर की चिंताएं पढ़ रहे होते हैं। तनाका कहती है कि सुबह की शुरुआत ही चोवा को अपनाने का सबसे बेहतरीन मौका है। जब आप सुबह उठें तो अपनी चाय या कॉफी को सिर्फ पीजिए मत, बल्कि उसे पूरी तरह जिएं। कप से उठती हुई भाप को देखें, उसकी खुशबू को अपनी सांसों में भरें और हर एक घूंट का स्वाद शांति से महसूस करें। ये छोटी सी आदत आपके दिमाग को शांत करती है और आपको पूरे दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक गहरी मानसिक ऊर्जा से भर देती है। हमारे आसपास का माहौल सीधे हमारे मन पर असर डालता है। एक बिखरा हुआ कमरा हमारे दिमाग में भी वैसी ही उथल पुथल पैदा कर देता है। इसलिए चौवा का एक बहुत ही व्यावहारिक रूप है अपने घर को व्यवस्थित रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर सफाई में ही लगे रहें, बस हर चीज को उसकी सही जगह पर रखने की एक छोटी सी आदत बना लें। जब आप अपने घर को प्यार से संवारते हैं तो आप असल में अपने जीवन और विचारों को भी एक खूबसूरत तरतीब दे रहे होते हैं। एक साफ और व्यवस्थित घर में कदम रखते ही जो सुकून मिलता है, वही तो चौवा का जादू है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कंक्रीट के जंगलों में कैद होकर रह गए हैं। तनाका हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ जुड़ना हमारे भीतर के संतुलन को वापस पाने का सबसे आसान तरीका है। इसके लिए आपको किसी लंबी यात्रा पर जाने की जरूरत नहीं है। बस शाम को कुछ देर के लिए किसी पार्क में टहलें, नंगे पैर हरी घास पर चलें या अपने घर की बालकनी में लगे पौधों को ही पानी देते हुए उनकी हरियाली को निहारें। जब हम प्रकृति के करीब होते हैं तो हमारा तनाव अपने आप पिघलने लगता है और हम खुद को अंदर से तरोताजा महसूस करते हैं। इन सब के बीच सबसे जरूरी है वो समय जो हम अपने परिवार के साथ बिताते हैं। चौवा हमें सिखाता है कि हम अपने प्रियजनों के साथ सिर्फ एक ही कमरे में मौजूद न रहें, बल्कि गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। जब आप शाम को अपने परिवार या दोस्तों के साथ बैठें तो गैजेट्स को थोड़ी देर के लिए दूर रख दें। उनकी बातों को पूरे दिल से सुनें, उनके साथ हंसें और छोटी छोटी खुशियों को मिलकर बांटें। ये आपसी जुड़ाव ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनता है और हमारे रिश्तों में एक गहरा सामंजस्य लेकर आता है। इस सफर के आखिर में अकेमी तनाका हमें एक बहुत ही कीमती बात याद दिलाती हैं। चौवा कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर आपकी यात्रा खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चौवा तो एक सतत यात्रा है, एक सुंदर प्रक्रिया है जो जीवन भर हमारे साथ चलती रहती है। हर दिन नया होता है और हर दिन हमें अपने जीवन को संतुलित करने का एक नया मौका मिलता है। ये अध्याय पूरी किताब को एक बेहद सार्थक और प्रेरणादायक समापन देता है। इसे पढ़कर आपके दिल में ये पक्का विश्वास जाग उठता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप भी बहुत आसानी से अपने जीवन में चौवा का ये खूबसूरत संतुलन ला सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।